तो आज हम करने जा रहे हैं खुलासा उस शख्स का जिसको यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उमर गौतम नाम का वो शख्स खुद कबूल करेगा कि कैसे उसने लोगों का माइंड वॉश किया, कैसे उसने लोगों को धर्मांतरण के लिए राजी किया, कैसे वो विदेशों तक धर्मांतरण कराता रहा। आज आपको खुद उमर गौतम बताएगा अपना पूरा मॉडस ऑपरेंडी। देखिए धर्म के नाम पर धंधेबाज काम पर। ये एक सिलसिला चल रहा है। 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। उमर गौतम का सनसनीखेज कबूलनामा। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। धर्म परिवर्तन कराने का कर रहा दावा। आज ही की डेट में एक लड़की नाम की जो MSc BEd है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। समाज में जहर घोलने वाले का पर्दाफाश। जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए, और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। नोएडा से यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े 2 मौलानाओं का परत दर परत अब राज खुलने लगा है। सामने आने लगे वो सबूत जिसमें खुद वो कबूल कर रहे हैं कि कैसे पूर्व नियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन को धंधा बना दिया गया था, कैसे वो युवाओं को बरगलाता था, सुनाता था खुद के धर्म परिवर्तन की कहानी, और फिर दावा किया जा रहा है कि उसने 1 साल के भीतर करीब 350 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया, जिसमें वो मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो सुन या बोल नहीं सकते, जो मूक बधिर हैं। उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी, और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। दरअसल यूपी एटीएस ने जिस मौलाना को गिरफ्तार किया है उसमें से एक है उमर गौतम, जिस पर बाकायदा मिशन बनाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। ऐसे में उसी उमर गौतम के पुराने वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें वो खुद धर्म परिवर्तन के मामले में अपनी शेखी भगा रहा है, बता रहा है कैसे वो युवाओं को खुद के धर्म परिवर्तन की कहानी सुनाकर उनका माइंड वॉश किया करता था। हजारों युवाओं के धर्म परिवर्तन का दावा। जिस मचान पर चढ़कर उमर गौतम अपनी शेखी भगा रहा है उसमें उसने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। दावे ऐसे कि जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। यही नहीं, उस दावे की पुष्टि के लिए वो सबूत भी पेश करता है, बताता है कि कैसे उसके कहने पर युवा लड़के लड़कियां तेजी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की नाम की जो MSc BEd है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। विदेशों तक पहुंच होने का दावा। उमर गौतम का दावा सिर्फ देश में ही तेजी से धर्म परिवर्तन कराने का नहीं है, बल्कि उसने दावा किया है कि देश से बाहर भी लगातार वो अपनी जड़ें जमा रहा है, और इसके लिए उसने कई बार विदेश यात्राएं की, वहां रहा और कई लोगों से मिला। वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। इस धर्मांतरण के मामले में कैसे वो युवाओं तक पहुंच बनाता रहा, कैसे वो उनको मदद का लालच देता रहा, कैसे उसने देश से लेकर विदेशों तक इस धंधे को जारी रखा, ये सब बेखौफ होकर वो बताता गया।
कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए, और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए। दरअसल ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो दिल्ली के इस्लामिक सेंटर का है, जहां खोलकर उमर गौतम ने अपना न सिर्फ जहर उगला बल्कि अपने इरादे भी साफ कर दिए। जिन इरादों के साथ वो नोएडा और आसपास के इलाकों में घूम रहा था, लेकिन अभी कई और राज खुलने बाकी रह गए हैं कि आखिर उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी के इस खेल में कौन कौन शामिल था। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये तो था वो कबूलनामा जिसमें खुद उमर गौतम कबूल कर रहा है कि कैसे और कितने लोगों का उसने धर्मांतरण करा दिया। लेकिन जब से उमर गौतम के इस धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है, तब से ही लगातार जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और अब निकल कर सामने आया इस खेल में विदेशी फंडिंग का कनेक्शन। देखिए, धर्म के नाम पर धंधेबाज काम पर। धर्मांतरण मामले में नया खुलासा, विदेशी फंडिंग को लेकर जांच एजेंसी सतर्क। मौलाना के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाले इस उमर गौतम के कारनामे की एक एक परत खोल रही है। वहीं सामने आ रही हैं वो कई नाम जिनकी सरपरस्ती में धर्मांतरण को इसने धंधा बना दिया था, जिसकी पड़ताल में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। इस्लामिक दवा सेंटर का विदेशी कनेक्शन, कई देशों से विदेशी फंडिंग की आशंका, दिल्ली के फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन का नाम आया सामने, तो वहीं लखनऊ की अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का नाम भी शामिल। जांच में पता चला है कि लखनऊ की इसी अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए विदेशों से फंडिंग की जाती थी, जो बाद में इस्लामिक दवा सेंटर को भेज दी जाती थी। लखनऊ के इस सोसाइटी का नाम सामने आते ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। धर्म परिवर्तन के मामले में चर्चा में आए इस्लामिक दावा सेंटर को विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। साथ ही कई देश की और विदेश की और प्रदेश की संस्थाओं के भी नाम सामने आए हैं। उसमें से एक नाम है अल हरम एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन। ये मलियाबाद में है। एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन मलियाबाद में है। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल से बंद है संस्थान। 80 छात्रों वाले संस्थान में उर्दू, अंग्रेजी और दीनी तालीम दी जाती रही। किसी भी तरह की फंडिंग न होने का संचालक का दावा। उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर से संपर्क से इनकार। ये तकरीबन 2 साल से तो कोविड की वजह से बंद है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते थे और कितने आते थे छात्र यहाँ पर? हॉस्टल था हमारा, बच्चे यहीं पढ़ते थे, यहीं रहते थे। कोई ऐसा वो नहीं था कि जिसको कोई वो हो। यहाँ पे तकरीबन 80 बच्चे लगभग पढ़ते थे। जांच एजेंसियां न सिर्फ फंडिंग को लेकर जांच कर रही हैं, बल्कि जिस स्कूल में बाकायदा कई मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया था, उस स्कूल को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। धर्मांतरण मामले में नोएडा डिफ सोसाइटी स्कूल का नाम सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने इस पूरे स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने तालाबंदी कर दी है ताकि स्कूल के अंदर जो भी सामान या दस्तावेज हैं उनको कोई बाहर ना ले जा सके, और साथ ही यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये नोएडा पुलिस के जवान हैं जिन्हें यहाँ पर 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है। नोएडा की इस डिफ सोसाइटी स्कूल में उमर गौतम ने मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण करा दिया था। पूछताछ के बाद कई तरह के सबूत एटीएस के हाथों में लगे हैं, जिसके बाद इस स्कूल के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, जिससे किसी भी तरह के दस्तावेज गायब न हो सके। इस पूरे मामले की विवेचना यूपी एटीएस के द्वारा की जा रही है और वही लोग अपने आवश्यकता के अनुसार जो एविडेंस जिस तरीके से उनको चाहिए होगा,
जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है उनके लिए रेलेवेंट है, वो सारी चीज़ें उनके द्वारा ली जाएगी और की जाएगी। उसमें जो भी हम लोग के लेवल से जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वहाँ हम लोग ज़रूर इंश्योर करेंगे। बहरहाल हमारी जो फोर्स की तैनाती है उसका लॉजिक केवल इतना है कि वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल एटीएस हर पहलू को गहराई से जांच रही है, जिसमें उमर गौतम के तार कहां-कहां तक फैले हुए हैं, तो साथ ही इस बात की जांच भी की जा रही है कि कहां-कहां से इसको फंडिंग मिलती थी और अब तक कितने लोगों का ये धर्मांतरण करा चुका है। एबीपी गंगागिरी, लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। कानपुर में घरों पर लोगों ने पलायन करने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी लगातार बढ़ती दबंगई और गुंडागर्दी के खिलाफ उठी एक आवाज है, जिसमें आरोप है कि मुट्ठी भर दबंग न सिर्फ बेटियों से छेड़खानी करते हैं बल्कि विरोध करने पर मारपीट करते हैं। वहीं पुलिस पर भी परिवारों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए दहशत के दुशासन से बचाओ। दीवारों पर लिखे ये सिर्फ शब्द भर नहीं है, ये दहशत की वो कहानी बयां करते हैं जो जहन से निकलकर दीवारों पर उतर गए। दबंगों के खौफ में कई परिवार, छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप, दबंगों के खौफ से इलाके में दहशत। कानपुर के थाना कर्नलगंज इलाके के कई मकानों पर पलायन करने की चेतावनी लिखी हुई है और आंखों में दर्ज है वो खौफनाक मंजर जो अपनी आंखों के सामने इन परिवारों ने देखा है। आरोप ये है कि इलाके में दबंगों का खौफ कायम है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। दरअसल पीड़ित परिवारों का आरोप है कि इलाके का रहने वाला आफ्ताब नाम का गुंडा आए दिन दबंगई करता है, लड़कियों से छेड़खानी करता है, डराता है, धमकाता है और आरोप है कि वो अकेला नहीं है बल्कि उसी के समुदाय के लोग आए दिन धमकी देते हैं। इन लोग जो है हमको बहुत परेशान किए हैं कि अपने घर छोड़ करके चले जाइए, यहाँ न रहिए, नहीं तो केस वापस लीजिए, धर्म परिवर्तन करिए। ये सब कुली बहुत कुली बातें आ रही है। छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा। दहशत के साए में जी रहे इन परिवारों का आरोप है कि आए दिन उनकी बच्चियों से छेड़खानी की जाती है। 4 दिन पहले एक बेटी के साथ दबंगों ने छेड़खानी की और जब विरोध किया गया तो घर में घुसकर मारपीट की गई। मेरी भी 2 बच्ची हैं, वो भी कभी घुस सकते हैं, मार सकते हैं। इसका इतना दबंग आदमी है, गम्मू खाओ पेज बाग हाथे में, कंगी माहौल में इसका व्यवहार है। वहाँ पर रहते हैं इसके चट्टू बट्टू गुंडे आते थे, यहाँ बफ्तियाँ कसते थे, वही तो सारी जड़ है और उसका कुछ हो ही नहीं रहा, बस ताला लगा दिया गया है। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल इन परिवारों का कहना है कि पलायन की चेतावनी अचानक से नहीं दी गई है, ये सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा है। वहीं पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 2 लोगों को पुलिस ने पहले पकड़ा, फिर बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया। थाने से जो है उनकी बेलें हो रही हैं, सुन रहे हैं, बेलें हो रही हैं। और ये बाहर आफ्ताब और जोहरा, खुशनुमा और गुड्डू, ये अपनी बाहर जमानत करा के आ जाएंगे, रहने लगेंगे। उनको खतरा ही बना हुआ है, क्योंकि वो उसका कहना है कि एक चक्कर की हमारी कमाई नहीं सही। उसका दामाद सऊदी में काम करता है और उसका कहना है कि हमारी एक चक्कर की कमाई नहीं सही, ये चक्कर है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि पुलिस की इसी कार्यशैली की वजह से दबंगों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं जब मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज करने और गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में घटना हुई थी आज से 4 दिन पहले, जिसमें कि 2 पड़ोसियों के बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। एक लड़की के छेड़खाने की बात आई थी और ये 2 भिन्न संप्रदाय की बात थी। इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज की गई और 2 लोग को गिरफ्तार इसमें किया गया। 2 अन्य गिरफ्तार किए गए, जिनकी कोर्ट ने रिमांड नहीं दी क्योंकि धाराएं इस प्रकार की इसमें थी कि रिमांड वहाँ से मिल ना सकी। अब ये मामला और गंभीर आज प्रकट हुआ है, जिसमें कि कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि उनको इस प्रकार की धमकी मिल रही है, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मामला 2 समुदाय के बीच का है तो मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां फिर अपने अपने तरीके से इस मामले की परिभाषा गढ़ी जा रही है।
झगड़ा है तो पुलिस ने मुकदमा लिखा होगा और पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन मेरी इस पर आपत्ति है, कोई भी धार्मिक नारा अपने व्यक्तिगत झगड़े में नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि एक धर्म का व्यक्ति नारा लगाया कि दूसरे धर्म के व्यक्ति नारा लगाया तो पूरे शहर का अमन चैन खराब होगा। किसी को भी शहर का अमन चैन नहीं खराब करना चाहिए। यदि कोई झगड़ा है तो पुलिस बैठी है, पुलिस से न्याय की उम्मीद करनी चाहिए। और पुलिस अगर न्याय नहीं कर रही है तो हम जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हम लोग पुलिस से न्याय की बात कर सकते हैं। इस मामले में जरूर पुलिस देर से जागी, जरूर इस मामले में सियासत को खुद के संवर जाने का हुनर नजर आता है। लेकिन अब भी ये 10 परिवार ऐसे हैं जो दहशत के साए में जी रहे हैं और अपनी मजबूरी को बताने से बेहतर लिखना मुनासिब समझा है। ऐसे मनभर और दबंगों के खिलाफ पुलिस का चाबुक चलना चाहिए जो इलाके में तनाव पैदा करते हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए, घर की इज्जत बचाने के लिए अब घर वालों ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो यहाँ से जाएंगे। दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है कि जो धमकाने वाले लोग हैं, आफ्ताब समेत कई लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार जाएगी, उसके बाद हमारी सरकार आएगी और उसके बाद जीना मुहाल कर देंगे। जान का खतरा जब मंडराने लगता है तो व्यक्ति पलायन को मजबूर हो जाता है। और कानपुर के इस इलाके में इन हिंदू परिवारों ने भी यह तय कर लिया है कि अब वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से मोहल्ला छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अपराधी तो अपराधी, अगर अधिकारी ही कानून का डर दिखाकर अपराध करने लग जाएं तो जगह हो जाती है आगरा, विभाग हो जाता है जीएसटी और अधिकारी हो जाते हैं अजय और शैलेंद्र। जी हां, आगरा में जीएसटी के इन दोनों अधिकारियों ने फिल्मी स्टाइल में जो कारनामा किया है, उसके बाद आगरा की पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही है। आप भी देखिए 43 लाख के लुटेरे सफेदपोश। सफेदपोश लुटेरों की तलाश में पुलिस, अधिकारियों पर कारोबारी से लूट का आरोप, फिल्मी स्टाइल में वारदात को दिया अंजाम। कानून एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ होता है, अगर अधिकारी अपराध करने पर उतारू हो जाए तो आम जनता भी हलकान हो जाती है। 12 मई को एक ऐसा ही मामला आगरा के लोहा मंडी थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें जीएसटी के अधिकारियों पर कारोबारी को लूटने का आरोप लगा था और फिर दोनों अधिकारी ऐसे गायब हुए कि पुलिस अब तक उनको ढूंढ नहीं पाई है। मथुरा के व्यापारी प्रदीप अग्रवाल से लूट, अधिकारियों पर 43 लाख रुपए लूटने का आरोप, जीएसटी के नाम पर डराने धमकाने और लूटने का आरोप। 30 अप्रैल को बिहार से जेवरात बेच कर आए थे प्रदीप अग्रवाल। चेकिंग के नाम पर जीएसटी अधिकारियों ने रोका, जीएसटी के अधिकारियों पर 43 लाख रुपए लूटने का आरोप। मथुरा के चांदी व्यापारी प्रदीप अग्रवाल से 43 लाख रुपए की लूट मामले में फरार चल रहे जीएसटी के दोनों अधिकारियों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि जो सिपाही है संजीव, उसको पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बीते रोज निजी चालक जो इन अधिकारियों का था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित करने के बाद भी आरोपी असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर शैलेंद्र कुमार लगातार फरार चल रहा है। उसके निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। 30 अप्रैल को आगरा के इसी जीएसटी कार्यालय में प्रदीप अग्रवाल को लाकर उनको डरा धमकाकर 43 लाख रुपए की लूट करने का आरोप दोनों अधिकारियों पर लगा है। दरअसल ये सब बड़ी फिल्मी स्टाइल में हुआ था जब व्यापारी को रोका गया। जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर शैलेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने पहले डराया, धमकाया और उसके बाद 43 लाख रुपए लूट लिए। मामले ने तूल पकड़ा तो दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद दोनों अधिकारी फरार हो गए। दोनों अधिकारी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। अजय कुमार और शैलेंद्र पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। अधिकारी का निजी ड्राइवर दिनेश कुमार गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं सिपाही संजीव कुमार को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने जो आयकर विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने एप्लीकेशन दिया था, उसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज करा के पुलिस तुरंत कार्रवाई करना शुरू किया। उसमें अब तक 2 लोग गिरफ्तारी हो चुके हैं और 2 अधिकारी लोग अभी भी फरार चल रहा है। उसका 25,000 का इनाम घोषित हो चुका है और उनके खिलाफ ऑलरेडी एनपीडब्ल्यू हो गया। आज कल हमारा सीओ साहब कोर्ट में जाके 82-83 लेने के लिए गया है।
जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद हड़कंप मच गया था कि पद और ओहदे की आड़ में कारोबारी को लूट लिया गया। तो वहीं लगातार पुलिस दबिश दे रही है और दोनों अधिकारियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक अजय कुमार और शैलेंद्र पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, जिसके बाद दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जीएसटी के ये अधिकारी जो राजस्व वृद्धि के लिए जो विभाग जाना जाता है, किस तरह से अपनी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए उन्होंने कानून को ताक पर रखकर कहीं न कहीं विभाग की छवि भी बड़े स्तर पर धूमिल की है। और अब पुलिस का पूरा जोर है कि जल्द से जल्द इन दोनों आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी।